नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 62वें दिन 22 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसमें से 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 27 लाख 79 हजार से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 76,35,000 स्वास्थ्यकर्मी टीके की पहली डोज और 47,15,000 के करीब स्वास्थ्यकर्मी दूसरी डोज ले चुके हैं। वहीं 78,33,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहली और 21,98,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी डोज ली है। और इसी बीच देश में कुल राज्यों में कोविड-19 के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों में 18,918 की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही सक्रिय मामले 2,71,000 पर पहुंच गए। 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में कुल सक्रिय मामलों का 76.48% मामले हैं। केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों के साथ सक्रियता पूर्वक जुटी है जहां पे दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना संक्रमण के अत्यधिक सक्रिय मामले पाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार उनके साथ कोविड की रोकथाम की स्थिति और जन स्वास्थ्य के उपायों की नियमित समीक्षा कर रही है। इन राज्यों में तैनात केंद्रीय टीम की रिपोर्ट को राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है ताकि इसके मुताबिक कार्रवाई की जा सके। और देश के कुछ राज्यों में कोरोना सक्रिय मामले बढ़ने के बाद से इसके नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर 31 मार्च 2021 तक नई पाबंदियां जारी की हैं। इसके अनुसार सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता पर संचालित होंगे। बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद से सीमाएं सील कर दी गई हैं। अहमदाबाद और सूरत में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं शनिवार और रविवार को मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। वहीं 8 शहरों में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कल यानी कि 20 मार्च से महाराष्ट्र के लिए यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को सप्ताह भर के लिए आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। वहीं पंजाब में 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखा गया है। वहीं सिनेमा हॉल को 50% की क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रचार किया है। राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में छात्रों से संवाद किया, चाय बागान में काम करने वाले लोगों के समूह को संबोधित किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने तिनसुकिया में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। 2 दिवसीय असम के दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ जिले में कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और गलत फैसलों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा और कांग्रेस की सरकार ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि असम के लिए कांग्रेस ने राज्य की जनता से बातचीत करके घोषणा पत्र तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर चाय बागानों में काम करने वालों को 365 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा राज्य में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। साथ ही हर गृहिणी को प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। असम में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हम जो असम का है असम की जनता को देंगे। आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए असम की सरकार पैसा डालेगी। नए सरकारी स्कूल, नए सरकारी अस्पताल खोलने का हम काम करेंगे। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर नेहरू हॉल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लोगों ने देखा। आजमगढ़ में कार्यक्रम का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, विधायक अरुणकांत यादव, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और डीएम राजेश कुमार ने किया। प्रदर्शनी में कृषि, श्रम,
NRLM, उद्यान, ICDS, मिशन शक्ति, महिला कल्याण, उद्योग, दिव्यांगजन, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। जनपद स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। वृद्धा पेंशन के 10, कृषि यंत्र के लिए 5, निराश्रित महिला पेंशन की 7 और गोल्डन कार्ड के 5 प्रमाण पत्र, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत 5 लोगों को साइकिल, 4 स्वयं सहायता समूहों रोजगार मेले के 5, विश्वकर्माश्रम सम्मान योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। एक जनपद एक उत्पाद के 4, प्रधानमंत्री रोजगार के 1 लाभार्थी को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 3 लाभार्थियों को 50,000 रुपये की प्रथम किस्त, 4 स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 की सहायता राशि, 5 लाभार्थियों को ट्राई साइकिल और दिव्यांग पेंशन दी गई। इस तरह कुल मिलाकर 68 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। अगर हमने आजमगढ़ में भी 890 किलोमीटर नई सड़क बनाने का काम किया। जहाँ तक जो रेवेन्यू विवाद है, उस रेवेन्यू विवाद को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की, और पहल की विरासत के अभियान का। तो आजमगढ़ में लगभग 32,000 के मामलों में रजिस्ट्री हुई और इसमें से 28,535 मामलों का निस्तारण किया गया। उसी तरह से घरौनी का मामला है, घरौनी को लेकर के एक बड़ा अभियान, बार बार रेवेन्यू के मामले आते हैं और उन रेवेन्यू के मामलों को निस्तारित करने के लिए एक पहल की भारत के प्रधानमंत्री ने, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इन सब लोगों ने मिलकर पहल की। तो आजमगढ़ में भी उसमें रिकॉर्ड सफलता मिली है, और रिकॉर्ड सफलता मिली है तो लगभग 536 गाँव के कुल 3,724 ऐसे मामले हैं जिनके प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया गया है। शेष जो 62 गाँव हैं, उन 62 गाँवों का भी लगभग सिदरा तैयार है। तो जहाँ तक रेवेन्यू विवाद हो, उनको निपटाने काम हो, शौचालय से लेकर के बाकी सारे विषय हो, लेकिन संवेदनशील सरकार है। और जब संवेदनशील सरकार है तो जन उपयोग की जो चीज़ें हैं, जनता से जो जुड़े विषय हैं, उन विषयों का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक लोग सरकार की एक योजना बता दें जिसमें हमने कोई भेदभाव किया हो, किसी को जाति और मजहब के आधार पर छोड़ा हो। मुझे जानकारी है और आप भी जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने कहा हमारी बेटी उसका कल, और जब लोग पंजीकरण कराएंगे तो कहा अल्पसंख्यक बेटी। इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हमने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिसमें हमने किसी को छाटा? जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हमने किसी योजना से एक लाभार्थी को छाटा हो तो बता दे सरकार, कोई आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि काम काज को लेकर के सरकार का जो परसेप्शन है, वो हमने परसेप्शन बदला है। 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री संसद में किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं, और किसान सम्मान निधि की राशि हम 24 फरवरी को गोरखपुर में जारी करते हैं। 2 करोड़ 42 लाख लोगों तक किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो क्या माननीय योगी जी ने कोई नई भर्ती किया? किसी लेखपाल की भर्ती, किसी कानूनगो की भर्ती, किसी रजिस्ट्रार की भर्ती की, किसी SDM की भर्ती, किसी कलेक्टर की भर्ती की? वही तंत्र था। पर उस तंत्र से काम कैसे लिया जाएगा और कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, वो हमने करके दिखाया है। अच्छा ये बताइए, सरकार सरकार होती है ना, तो हम इसलिए उस काम पर ना करें, काम करें कि वो अखिलेश यादव जी की योजना है। उत्तर प्रदेश के जनहित में जो भी योजनाएं चलाई गई, ये हमारी हुकूमत थी कि वर्षों पुरानी जो सिंचाई की योजनाएं लंबित थी उनको पूरा करने का काम किया। ये हमारा मादा है। क्यों? क्योंकि हम अपनों परायों की पहचान कर काम नहीं करते हैं। हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नीति पर काम करते हैं। तो मैं बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 24x7 और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच में रहती है। और जाहिर है जो जनता के बीच में रहेगा, जन समस्याओं का समाधान करेगा, जनता उसे प्रेम करेगी। हमारे पास जितनी सीटें इस समय हैं उससे अधिक सीटें जीतने का हमने लक्ष्य बनाया है और जनता के सहयोग से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की लगेज बोगी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ट्रेन में आग की घटना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नई दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस अपने समय से चल रही थी।
ट्रेन जब सुबह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो अचानक ट्रेन की लगेज बोगी से धुआं उठने लगा। तुरंत ही गाजियाबाद के स्टेशन अधीक्षक को घटना से अवगत कराया गया। इसके साथ ही पीछे आ रही अन्य ट्रेनों को भी पिछले स्टेशनों पर रोक दिया गया। ट्रेन के रुकने के साथ ही मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। रेल अधिकारियों ने आशंका जताई है कि लगेज बोगी में बाइक की वजह से आग लगी होगी। इससे पहले 13 मार्च को भी दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना घटी थी। ये सुबह 7 बजे लगभग सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी है। तत्काल 4 गाड़ियां कोतवाली से रवाना की गई और यहाँ पहुंचकर देखा गया कि आग ट्रेन के पिछले हिस्से में जो जनरेटर और लगेज का यान है इसमें लगी हुई थी। तत्काल जो है इस बोगी को ट्रेन के अन्य हिस्सों से काट करके अलग करवाया गया और गेट खुल नहीं रहा था। गेट को तोड़ करके एक गेट खुल गया, तोड़ने के बाद एक अभी भी नहीं खुल रहा। इसको आग को बुझा दिया गया है क्योंकि सामान इसमें भरा हुआ है और इसको थोड़ा सा हीट होने के कारण हल्का फुल्का धुआं भी निकला। फिरोजाबाद में पीएसी जवान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पीएसी जवान की हत्या महिला के दूसरे प्रेमी ने जिंदा जलाकर की थी। आपको बता दें कि थाना फरिया क्षेत्र के गांव नवलपुर निवासी कन्हैया लाल 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ में तैनात था। वह फरवरी माह में अवकाश पर अपने गांव आया हुआ था। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि गांव की एक महिला के प्रेम संबंध पीएसी के जवान कन्हैया लाल के साथ साथ अरविंद से भी थे। महिला का दूसरा प्रेमी अरविंद भी नवलपुर का ही रहने वाला है और वह ट्रक चालक है। महिला दोनों से फोन पर बात करती थी, जबकि महिला का पति दिल्ली में हलवाई की दुकान पर काम करता है। महिला अपने 3 बच्चों के साथ घर पर रहती थी। 4 फरवरी की रात कन्हैया लाल महिला के यहाँ सो रहा था। उसी समय महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ हाथरस गई थी। रात करीब 10 बजे अरविंद महिला के घर पहुंचा। यहाँ महिला तो मिली नहीं, लेकिन कन्हैया लाल को सोता देख अरविंद ने कन्हैया लाल के कपड़ों में आग लगा दी और मौके से भाग गया। आसपास के लोग कन्हैया लाल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई योगेश की तहरीर पर फरिया पुलिस ने बबलू, विष्णु और रिंकू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच में वह निर्दोष पाए गए। महिला के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो अरविंद और कन्हैया लाल से बात होना पाया गया। अरविंद महिला से दिन में 2 या 3 बार बात करता था, जबकि कन्हैया लाल 2-3 दिन में 1-2 बार बात करता था। पुलिस ने अरविंद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया। अरविंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि विगत माह में 4 फरवरी की देर रात्रि सूचना मिली थी कि एक कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति हैं ग्राम नवलपुर के, जो कि 38वीं बटालियन पीएसी अलीगढ़ में तैनात थे, छुट्टी पर आए हुए थे और एक अन्य व्यक्ति के घर में सो रहे थे। उसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वो जल गए थे और करीब 90% से ज़्यादा जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में उनके परिजनों ने मर्डर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें से एक पिता और 2 पुत्रों यानी कि 3 लोगों को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हर एंगल पे जांच करना शुरू किया। चूँकि पहले ही दिन एक नाम ऐसा आया था पुलिस के संज्ञान में कि एक अरविंद नाम का युवक उसी गांव का, जो उस दौरान भागता हुआ दिखाई दिया था। उस व्यक्ति का बयान, जिसने बताया था कि अरविंद भागता हुआ दिखाई दिया है, उस व्यक्ति के बयान ने सबसे ज़्यादा इसमें टर्निंग पॉइंट किया। अरविंद से गहनता से पूछताछ की, कई राउंड पूछताछ हुई। हमारे सीओ, हमारे एसपी हमारे द्वारा स्वयं कई राउंड पूछताछ हुई, तब जाकर के वो व्यक्ति टूटा और टूटने के बाद उसने पूरा मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। बकौल अरविंद कुमार, उसका एक गांव की ही एक महिला से मधुर संबंध थे 2-3 साल से। इत्तेफाक से उसी महिला से
ये जो मृतक पीएसी के जवान कन्हैयालाल थे उनके भी मधुर संबंध थे। सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश योगी सरकार ने दे दिए हैं। इसी के चलते आज बाराबंकी में जमकर बवाल हुआ। लोगों को विवादित जगह पर जाने से पुलिस ने रोका तो पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक दरोगा भी शामिल है। आपको बता दें कि इलाके में पथराव की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात पर काबू पाते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हालात फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये घटना बाराबंकी के रामसनई घाट तहसील की है। पुलिस ने विवादित जगह पर लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके लिए वहां एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। पुलिस के आदेश में कहा गया है कि अगर किसी ने भी जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रास्ते की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है। पुलिस बल हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज दिनांक 19 मार्च को लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील रामसनई घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में नेहरूपुर चुंगी के पास प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बारादरी निवासी राशिद ने कोतवाली खुर्जा नगर में तहरीर देकर बताया कि उसका 22 वर्षीय आदिल का क्षेत्र की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने 2 वर्ष पूर्व आदिल की शादी बुलंदशहर की एक युवती से कर दी थी। आरोप है कि उसके बावजूद प्रेमिका लगातार उसके भाई को कॉल करके बातचीत करने का प्रयास करती थी, जिसको लेकर आदिल ने लड़की की शिकायत उसके परिजनों से कर दी थी, लेकिन युवती नहीं मानी। उधर आदिल की हत्या के 4 आरोपियों में से एक आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। लड़का लड़की का मामला था, वो उनकी शादी हो गई, उसने अपनी लड़की की कर दी शादी, हमने अपने लड़के की कर दी शादी। हमारे लड़के पे बेटा भी है। उसके बाद में वो धमकियाँ आती रहीं कि तुमने ऐसा करा, मैं जान से मार दूँगा, वो कर दूँगा। उसके बाद में ये काम कर दिया। तो किन लोगों ने कैसे हत्या की है? हत्या की है, खेत में ले आकर बुला के ले गए घर से ही। काम करते हुए वो फ़ोन करे, पहले भुतेरे दूसरे बच्चों से करवाए जिनसे कोई छेड़ना थी। वो शक की वजह से जावे ना था उनके संग, लेकिन किसी दूसरे लड़के से फ़ोन करवा कर उसे बुला लिया। मेरे ही संग काम पे था। नाम खोल दो उसका। बिलाल नाम हत्या करने वाले लड़का, एक बिलाल, गुलफाम और आबिद ये हैं, और चौथा जो इनका बाप उनके संग है। किस चीज़ से हत्या की गई है? ईंट से। अच्छा। पहले बोतल भी मारी है उसके चेहरे पे और ईंटें मारी हैं, उसका भेजा ही निकाल दिया। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ा बिलाल को और वो फरार हैं सब। आपने तहरीर दे दी? जी। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय सेना के लिए 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। इन मिसाइलों की लागत 1,188 करोड़ रुपए है। इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा मिलेगा। ये करार का रिपीट ऑर्डर है, जिस पर BDL के साथ मार्च 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। मिलान 2T 1,850 मीटर की सीमा के साथ एक टेंडम वॉरहेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे BDL ने MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस से लाइसेंस के तहत उत्पादित किया है। इन मिसाइलों को जमीन से और साथ ही वाहन आधारित लॉन्चर से दागा जा सकता है। इन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी टैंक रोल में तैनात किया जा सकता है। 3 साल में इन मिसाइलों को सेना में शामिल करने की योजना है। ये परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। आपने अक्सर तस्करी के कई अजीबोगरीब कारनामे के बारे में पढ़ा और सुना होगा।
जो लोग इस काले धंधे से जुड़े होते हैं उन्हें बहुत तंगड़ा वाला जुगाड़ लगाना पड़ता है। ऐसे ही एक जुगाड़ का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी की ये कला जिसने भी देखी वह हैरान रह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ अधिकारी एक पिकअप ट्रक की जांच कर रहे हैं। ऐसे में उनमें से एक शख्स नंबर प्लेट को खोलकर उस हिस्से को अपनी तरफ खींचता है। इस दौरान सबके सामने एक खुफिया स्टोरेज निकलकर सामने आता है जिसमें शराब की ढेर सारी बोतलों को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर कमेंट के जरिए अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर निरीक्षण किया, लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब सरकार सत्ता में आई थी तब सपा और बसपा सरकार की गलत नीतियों से खजाना खाली था, लेकिन योगी के नेतृत्व में प्रदेश ने सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए, कई मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, सड़कों का निर्माण कराया। प्रदेश में विगत 4 साल में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है जिससे रोजगार के नए अवसर मिले हैं। एयरपोर्ट, फिल्म सिटी का काम जोरों से चल रहा है। मेट्रो रेल की लाइन बिछ रही है। प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चला है। देश के प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी है और कोरोना महामारी को परास्त करने का जो जज्बा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दिखाया है और उसकी अंतिम शस्त्र वैक्सीनेशन है। भारत के प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ भारतवासियों की तो चिंता की ही है, साथ ही साथ दुनिया के 150 देशों में सहायता पहुंचाकर और अब 70 देशों में वैक्सीन पहुंचाई है। इस तरह का वसुधैव कुटुंबकम सारा विश्व परिवार के रूप में है, इसको चरितार्थ किया है बगैर गाए बजाए। तो और उसका अंतिम शस्त्र है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हमने अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, विधायक, कॉरपोरेटर, पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को लगाया है कि वो हेल्प डेस्क रखें, जैसे ये हेल्प डेस्क लगी है, और लोगों की मदद करें। किसी को कोई तकलीफ है तो उसको तकलीफ का निवारण करें। जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पानी आदि की व्यवस्था है, कहीं कुछ चाय बिस्किट की व्यवस्था कर सकते हैं तो करें, और लोगों के बीच में जनसंपर्क और व्यवस्था करके लोगों को समझाएं और लोगों के कमेंट्स लेकर सोशल मीडिया पर सब समाज में डालें, जिससे लोगों को और वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित हों, क्योंकि लड़ाई का अंतिम अस्त्र, सबसे कारगर अस्त्र वैक्सीनेशन है। मैं डॉक्टर हूं, इसलिए नाते मैं आपसे ऑथेंटिकली ये बात कह सकता हूं। इस ड्राइव का मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। पूरे देश भर के वैक्सीनेशन ड्राइव का मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये काम दिया है। इसके तहत मैं अपने फिरोजाबाद क्षेत्र में आज इस शिकोहाबाद में हूँ, अभी मैं फिरोजाबाद जा रहा हूँ, फिर टूंडला जाऊँगा, फिर आगरा में हूँ। ऐसे तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मैं आ रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि अभी संसद चल रही है, तो हमने सभी सांसदों को कहा है कि सैटरडे संडे वो अपने जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर पर रहें, जिससे लोग भी रहेंगे, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है और लोग वैक्सीनेशन के लिए आए। इस ड्राइव के तहत मैं यहाँ आया। देश में नक्सलग्रस्त इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कृत संकल्प होकर काम कर रहा है। सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल ने शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या को भी काफी हद तक खत्म किया है। कार्यक्रम में उपस्थित सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ की समृद्ध विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बल की समृद्ध विरासत एवं 82 वर्षों की अतुलनीय शौर्य की स्वर्णिम गाथा अपने आप में एक इतिहास है। इस बल का गठन स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अर्थात सीआरपी के रूप में हुआ था और 1949 में यह सीआरपीएफ के रूप में परिवर्तित हुआ।
इस मौके पर सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने अपने बहादुरी भरे करतब दिखाए। वहीं सीआरपीएफ की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने भी कराटे, ताइक्वांडो और महाराष्ट्र के पारंपरिक खेल मलखंब की शानदार प्रस्तुति दी। अब सिर्फ आपका इतिहास संघर्षों का नहीं, आपका इतिहास सफलता और विजय का इतिहास है। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद की समस्या से आप संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से आतंकवाद को और अलगाववाद को आपने बहुत हद तक समाप्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की समस्याओं से निपटते हुए मध्य भारत में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में माओवादी की समस्याओं से लोहा लेना तो है ही। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा हेतु देश का सबसे अग्रगण्य बल है और आज गर्व के साथ मैं यहाँ खड़ा होकर कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारी सफलताएं मिली है और आगे भी सफलता मिलती रहे, मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने लालजीवाला में बने मीडिया सेंटर में कुंभ मेले के तहत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम रावत ने कहा कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है, ऐसे में श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान से रोकना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना के चलते जो भय का वातावरण था वह उन्होंने शपथ लेते ही खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहां गंगा पूजन में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि कुंभ में रोक टोक नहीं होनी चाहिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन हो। उन्होंने कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने में जन सहयोग की अपील की, साथ ही शासन प्रशासन से सहयोग की भी अपील की। सीएम ने कहा कि सभी के प्रयास से ही कुंभ सफल होगा। इससे पूर्व उन्होंने कुंभ के तहत कराए गए 130 करोड़ के अधिक कार्यों का लोकार्पण किया। प्रारंभ हो गया है, एक पहला महास्नान हुआ है, अब 3 स्नान अप्रैल 12, 13, 14 को होंगे। कुंभ भव्य दिव्य हो और देश विदेश के सारे लोग जो वर्षों से कुंभ नहाने का अपने मन में एक सपना संजोए थे, वो कुंभ नहाने के लिए आए। ऐसे सब लोगों को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पहला स्नान भी जब हुआ तो हमने अखाड़ा परिषदों को भव्य दिव्य बनाने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करने का काम भी किया। हेलीकॉप्टरों से पूरा हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मैंने ये कहा कि लोग स्नान करने तो आए, नहाने तो आए, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आगाह करते हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, हाथ बार बार धोए, इस गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ नहाएं। कुंभ नहाने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं और वो भव्य दिव्य हो, इसके लिए आज कई योजनाओं का भी लोकार्पण हुआ और आगे भी कई बार हम लोग समीक्षा करेंगे। आज एक समीक्षा बैठक है और जब पहला महास्नान था तो उसमें भी जब हमने अंत में समीक्षा की तो सारे अखाड़ा परिषद खुश थे और इतना ही नहीं तो जो हमारा व्यापारी था, जो हमारा बिजनेस क्लास थे और जो कई वर्षों से सोचे हुए थे कि कुंभ आएगा, किसी ने गंगा जली तैयार की थी, किसी ने धूप तैयार किया था, किसी ने दीप तैयार किए थे, किसी ने मालाएं तैयार की थी और उसको लगता था कि अब कुंभ में लोग आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा जो वातावरण बना था वह भी साफ हो गया और वो लोग भी खुश हैं कि आज कुंभ नहाने आ रहे हैं तो मेरा भी सामान पूरी तरह उठेगा और उठ रहा है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो।
तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से विकास पुस्तिका जारी की गई। इसमें योगी सरकार ने 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक इस पुस्तिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि यदि नीयत साफ हो और इरादे नेक हों तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि महामारी की शुरुआत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्र वाला राज्य इसका सामना कैसे कर पाएंगे, लेकिन उनकी सरकार ने तुरंत इस पर दिशा में सार्थक कदम उठाए। पिछले 4 वर्ष के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में, मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य लखनऊ में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 51 नए राजकीय महाविद्यालयों, 24 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और लगभग 260 ITI की स्थापना के कार्य को भी प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय हर एक कमिश्नरी मुख्यालयों में स्थापित हो सके, जहां पर क्योंकि रजिस्टर्ड श्रमिक अलग अलग समय में अलग अलग जगह काम करते हैं और उससे सबसे ज़्यादा सफ़र उनके बच्चे करते थे। राज्य सरकार ने उनकी व्यवस्थित अच्छी शिक्षा के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करने के लिए व्यवस्था लागू की है। मित्रों, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, कोरोना प्रबंधन का कार्य आप सबके सामने है। जो उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना के 1 वर्ष के इस कालखंड के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बेहतरीन रहा है। इसकी प्रशंसा वैश्विक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की। कोरोना प्रबंधन में हम लोग सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस दिशा में प्राप्त होता था। लेकिन 4 वर्ष पहले जो नींव हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रखी, मुझे आश्चर्य होता है 1947 से 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016-17 से 2020-21 के बीच में वर्तमान में प्रदेश 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रदेश के अंदर वर्तमान में हो रही है। 2 एम्स जो संचालित हो चुके हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। ये दोनों OPD के साथ साथ वहाँ पर UG की क्लासेस वहाँ पे प्रारंभ हो चुकी हैं। ये प्रदेश के अंदर ये वे कार्य हैं जिसमें कोरोना प्रबंधन के साथ साथ हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम करने के लिए भी जो कार्य किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 38 जनपद प्रदेश के ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से व्यापक पैमाने पे मौत होती थी। 1200-1500 मौतें केवल 1-2 मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में ही हो जाती थी और जो लोग घर से वहां नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस में बीमारी पे 75%
और मौत के आंकड़ों में 95% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता के लिए हर रविवार को प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेशवासी उससे लाभ ले रहे हैं। न केवल स्वास्थ्य की सुविधा का, बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भी इसके माध्यम से लेने में सफलता प्राप्त हो रही है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। हर किसान परिवार को, हर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण सामने रखा और इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून में विश्वास के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हिंद प्रशांत सहित अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए सामरिक साझेदारी को और अधिक मजबूत किए जाने के पक्ष में है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 3 दिन के भारत दौरे पर कल भारत पहुंचे। उनका अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दौरे में भारत आना भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती को प्रदर्शित करता है। क्वाड देशों के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान कुछ ही दिनों के बाद अब ऑस्टिन का ये दौरा दोनों देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की महत्ता को भी रेखांकित कर रहा है। शुक्रवार को भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती में एक और नया आयाम जुड़ गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन अपने पहले विदेशी दौरे के अंतर्गत 3 दिनों के लिए भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। इस 3 दिन की अपनी यात्रा के दौरान वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत में विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी बनाए रखने के साझे हितों पर विचार विमर्श करने की संभावना है। रक्षा सहयोग के बारे में विस्तृत चर्चा होगी जो इस बात पर केंद्रित होगी कि दोनों देश अपने सैन्य बलों के बीच आपसी सहयोग और रक्षा व्यापार तथा उद्योग सहयोग को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की यह भारत यात्रा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ऐसे समय में भारत आए हैं जब कोरोना की चुनौतियों से जूझते विश्व में नए भू राजनीतिक और भू आर्थिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की इस यात्रा की शुरुआत से पहले जनरल ऑस्टिन ने ट्वीट किया था कि कल से 1 सप्ताह तक इंडो पैसिफिक कमांड के नेतृत्व के साथ साथ जापान, कोरिया गणराज्य और भारत में मेरे समकक्ष के साथ बैठकें होंगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करने के लिए हमारे पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों के शासनाध्यक्षों के बीच हुई शिखर वार्ता के कुछ दिन बाद ही जनरल ऑस्टिन का ये दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की महत्ता को चिन्हित करेगा। इस शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सुरक्षित, स्थायी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने पर जोर दिया था। 2016 में यूएस भारत रक्षा संबंधों को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा दिए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों से रक्षा अभ्यास का दायरा बढ़ा है। आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट, सेनाओं के बीच सुरक्षित संचार का, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में साझा सुरक्षा हितों पर निकट सहयोग का विस्तार हुआ है। पिछले साल जुलाई में हमारी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। पिछले नवंबर में हमने पहला त्रिस्तरीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ पूरा किया। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुए 4 समझौते करीबी सैन्य सहयोग की राह प्रशस्त करते हैं।
साल 2002 में सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता हुआ। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। 2018 में संचार संगत और सुरक्षा समझौता हुआ और फिर 2020 में बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौता होने के साथ ही 4 रक्षा समझौते पूरे हो गए हैं। जनरल ऑस्टिन के दौरे से दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई और मजबूत दिशा मिलेगी। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good.